बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है, जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा, तो हम नहीं हमारे अमाल बोलेंगे। पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ नहीं हो सका। अली अमीन गंडापुर जेल में इमरान खान से मिलने के लिए गए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही कि सिविल नाफरमानी की तहरीक ज़रूर चलेगी, लेकिन इमरान खान के हुक्म से। कुछ चीज़ें उनसे शेयर करनी हैं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान मिलकर ये फैसला करेंगे कि हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलानी है या नहीं चलानी। सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेकर जमात के अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। कुछ लोग इमरान खान को जाकर मिले, उन्हें ब्रीफ किया गया कि सिविल नाफरमानी तहरीक अगर चलाई गई तो कितनी कामयाब हो सकती है और पाकिस्तान की आवाम इसमें किस तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया। व्यूअर्स, अब खबर ये आ रही है कि इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से और इसे चलाने से मुतल्लिक 7 वजूहात पाकिस्तान की कौम के सामने रखी हैं। मीडिया ने इमरान खान की गुफ्तगू और उनके नाम को हमेशा सेंसर किया। आज भी ये पैगाम पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चला, क्योंकि वो बी टीम बनकर खेल रहा है और मुसलसल किसी का साथ दे रहा है। तहरीक इंसाफ ने जो पैगाम जारी किया और खान साहब का जेल से पैगाम आया, मैं इसकी 7 जो नकात है इनकी मुकम्मल तफसील आपके सामने व्यूअर्स रख देता हूँ। खान साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद की है, मगर मुल्क पर मुसल्लत माफिया हमेशा आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करता है। 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का कयाम और अंडर ट्रायल असीरान की रिहाई हमारे जायज़ मुतालबात हैं। ये इमरान खान ने पाकिस्तान में ताकतवर हलकों को मुखातिब करते हुए बात कही। चूँकि 9 मई और 26 नवंबर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, इसमें जितनी हुकूमत मुलविस थी उतनी ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। इमरान खान ये समझते हैं उनकी जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें कटहरे में खड़ा किया जाए, उनसे पूछा जाए सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, सबूत कहाँ है, जो शोहदा 26 नवंबर के हैं उनके घरों में ये लोग क्यों नहीं जाते। खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक चंद दिनों के लिए मौखर कर रहा हूँ। इस दौरान तहरीक के खदोखाल और टाइमलाइन का फैसला करूंगा। 7 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करना जरूरी हो चुका है। 2023 में लंदन प्लान के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन आइन के बरखिलाफ 90 दिन के अंदर कराए गए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को खत्म करना मकसद था। 9 मई से पहले ही मुझ पर खान साहब ये कहते हैं कि 140 से जायद मुकदमात बना दिए गए। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया। 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसके तहत हमारे लोगों को गिरफ्तार करना मकसद था। 10,000 अफराद को गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात में जेलों में डाल दिया गया। कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके खानदानों को हरासा किया गया, उनको अदालतों से जमानत मिलते ही किसी नए झूठे पर्चे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपने देखा कि कुछ रोज पहले दहशतगर्दी की अदालत से तकरीबन 76 के करीब लोगों को जज ने कहा कि मैं आज़ाद कर रहा हूं और मुकदमे जो तुमने बनाए ये झूठे मुकदमात हैं, और अगर तुमने अब इनको पकड़ा ना जिस पुलिस वाले ने, मैं उसको हथकड़ियां लगवा दूंगा। ये बाहर निकलते हैं, इनको फिर धर लिया जाता है। तो अब देखना ही होगा कि जज साहब उनको हथकड़ियां लगवाते हैं या नहीं लगवाते हैं। खान साहब ने एक और भी बात कही व्यूअर्स, वो ये कहते हैं कि मेरे अगवा से लेकर कारकुनान पे तशद्दुद, गिरफ्तारियों और सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी था। इस जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी हकूक की इन बदतरीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस तक ना लिया। काजी फैज ईसा हुकूमत के साथ मिला हुआ था। 1971 के बाद कभी किसी पार्टी पर इस तरह का रियासत ने जबर नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर किया जाता है। खान साहब तीसरी वजह जो बताते हैं उनके नजदीक कि तमाम गैर कानूनी और गैर जमहूरी हरबों के बाद उनको गलत फहमी थी कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शंस जीत नहीं सकती। सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फैज ईसा ने मिलकर पार्टी निशान छीना जो पार्टी को बैन करने के मुतरादिफ था। हमारे उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया। 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती इलेक्शन से दस्तबरदार करवाया गया। उनको इंजीनियरिंग के जरिए इलेक्शन जीतने का इस कदर यकीन था कि नवाज शरीफ अपनी विक्ट्री स्पीच भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन तकरीर से पहले उनको पता चला
کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی، پھر انہوں نے فارم 47 کے ذریعے الیکشن فراڈ کیا۔ کمشنر راولپنڈی نے اس فراڈ کو کنفرم کیا اور گواہی دی، لیکن اس پر بھی نظام انصاف خاموش رہا اور کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ خان صاحب ایک چیز آپ نے تو یہ بات کر دی، لیکن آپ کی پارٹی بھی خاموش رہی، اور جس طرح سے زبردست قسم کا ریئیکشن آنا چاہیے تھا، یہ سول نافرمانی اور جو کچھ 26 نومبر کو جس بڑی تعداد میں لوگ نکلے، آپ کو اس وقت نکلنا چاہیے تھا، یہ حکومت بن نہ پاتی۔ یہ لوگ اپنی حکومت کو مضبوط بنانے میں جس طرح لگ گئے، یہ کر نہ پاتے۔ اور جس طرح سے یاد رکھیں، اگر کمشنر راولپنڈی کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف لوگوں کو موبلائز کرتی، تو آج پاکستان تحریک انصاف کی مرکز پنجاب اور KPK میں اور ملک کے دیگر بلوچستان میں بھی حکومت بنا سکتے تھے۔ لیکن یہ پارٹی جو قیادت باہر بیٹھی تھی، اس کی نااہلی ہے، اور obviously یہ مل کر کھیل رہے تھے۔ مجھے تو اس کو کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور بہت سارے رونگ نمبرز آج اپنی تقریروں، اپنے 26 نومبر کو گم ہونے، اور پھر جس طرح سے وہ اس جماعت کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کہاں پر سٹینڈ اس وقت کرتا ہے۔ اس رجیم چینج کے بعد کہ 2.5 سالوں میں یوں انصاف کے نظام پر قبضے کے لیے ہر جابرانہ اور غیر اخلاقی حربہ استعمال کیا گیا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی آزادی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا گیا۔ اپنی مرضی کے جج لگانے کے لیے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس ترمیم کی منظوری کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے وہ بھی ایک مضحکہ خیز داستان ہے، لیکن اس سارے معاملے پر بھی عدلیہ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ریاست کا چوتھا ستون ہے سمجھنے والا یہ میڈیا، اس کے خلاف اور جو آواز اسے بلند کرنی چاہیے تھی، اس میں اتنی جرت نہیں ہے اخلاقی کہ آواز بلند کر سکتا۔ یہ جو باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ پاکستان کے میڈیا کا کام تھا، لیکن میڈیا کہاں ہے؟ میڈیا ایک سویا ہوا محل بن گیا، جس طرح سپریم کورٹ ایک سویا ہوا محل تھا۔ اب یہ جاگے گا نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو اشتہارات ہمیں سرکار دیتی ہے۔ اگر ہم سرکار کی بات کو نہیں مانیں گے تو کوئی نہ کوئی نیب میں کیس کھل جائے گا، اور ہم نے ماضی میں یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے ویورز دیکھی۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے باوجود تحریک انصاف کو آج تک مخصوص نشستیں نہیں دی گئی۔ یہ نہ صرف توہین عدالت ہے، بلکہ عوامی فیصلے کی توہین اور جمہوریت پر شب خون بھی ہے۔ 26 نومبر کو ہمارے پرامن اور نہتے سیاسی کارکنان پر گولیاں برسائی گئی۔ ہمارے کارکنان مکمل طور پر پرامن تھے، انہوں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور ان کا مطالبہ آئین اور جمہوریت کی بحالی تھا۔ نہ تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی اور نہ ہی کوئی اور پرتشدد کارروائی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لوگ شہید کیے گئے۔ 12 لوگ مغرب سے پہلے شہید کیے گئے اور باقیوں کو رات بجلی بند کر کے گولیاں ماری گئی۔ آپ کو ویورز یاد ہوگا کہ الجزیرہ کا ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور اس رپورٹ کے اندر کچھ فورسز کے لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے جن کے ہاتھ میں ایک پمپ ایکشن ہے، AK-47 ہے، اور وہ گولی چلا رہے ہیں۔ تو کہاں ہے ریاست، کہاں ہے عطا تارڑ، اور کہاں یہ لوگ جو کہتے تھے کہ گولی نہیں چلائی؟ اور اب آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ میں رچرڈ گرینل کی جو ٹویٹ ہے نا، وہ بار بار ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اب اس کے اوپر ایک زبردست قسم کا ایک ریئیکشن بھی آیا، اور رچرڈ گرینل obviously امریکہ میں، اور پھر ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے دوست ہیں وہ اسے ری ٹویٹ کر رہے ہیں کہ فری عمران خان۔ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا پاکستان کی حکومت نے اسے سمجھ لیا ہے۔ ویورز، ان حالات میں خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستانیوں سے تمام آئینی حقوق چھین لیے گئے، پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیا گیا، پرامن احتجاج کا حق چھین لیا گیا، قانون اور آئین کی بنیادیں ہلا دی گئی، اپنے ہی شہریوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، اداروں کو عوام کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنا قوم کی مجبوری بن چکا ہے۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈران کو جیل میں ملاقات کے لیے ویلکم کرتا ہوں، اور مجھے اس حکومت سے امید نہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈران کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دیں گے، کیونکہ انہوں نے میری پارٹی کے لوگوں سے بھی 3 مہینے سے میری ملاقات نہیں کروائی۔ اب دیکھیں اس کے اندر ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ اختر مینگل، محمود خان اچکزئی اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ ملنے کے لیے اڈیالہ جیل چلے گئے تو یاد رکھیے گا کہ یہ حکومت اسی دن گر جائے گی، کیونکہ یہ پر توڑ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کے خلاف ایک محاذ بن رہا ہے، ایک خاموش محاذ۔
आप लोगों को शायद जो नून लीग वाले हैं दोस्त हमारे, उन्हें समझ नहीं आ रही और वो अक्सर आकर ट्वीट कर देते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में आकर अक्सर लिखते हैं कि ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। तो सर, ड्रोना ख्वाब देखने पर भी कोई पाबंदी वाला मामला नहीं होता। और जब ड्रोना ख्वाब आता है ना तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और आपके लिए ये ड्रोना ख्वाब ही है जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। 2025 शुरू होगा और फिर अमेरिका से जो फ़ोन की घंटियां हैं ना वो बजना शुरू हो जाएंगी। व्यूअर्स, अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए कुछ बातें कही, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते हैं कि मैं थोड़े दिन इंतज़ार कर लेता हूं और हमारे 2 मुतालबा मंजूर कर लें। अगर हमारे मुतालबा मंजूर हो जाते हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पैसा ना भेजने की कॉल दूंगा, अगर ये जो हमारे मुतालबा मंजूर नहीं करते। और फिर इमरान खान को सदा दी जा सकती इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रख देते हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत जी अडयाला जेल में हुई है और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुई और अडयाला जेल के अंदर ये समाअत हुई। और फिर नैब के प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज साहब ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और वकला सफाई आज से हतमी दलाइल का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। हतमी दलाइल के बाद एहतसाब अदालत के जज नासिर जवेद राना रेफरेंस का फैसला सुनाएंगे और ये फैसला अगले चंद दिनों में एक्सपेक्टेड है जी। और हो सकता है कि दलाइल आज ही मुकम्मल हो जाए और फैसला भी आज ही सुना दिया जाए। अब होता है इसके अंदर ये कि फैसले पहले से लिख कर रख लिए होते हैं। आपको याद होगा कि हुमायूं दिलावर साहब ने जो 52 सफ़हात थे वो तकरीबन आधे घंटे में लिख लिए, ऐसा ही हुआ और फिर उसके बाद उसे सुनाकर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। अब सवाल ये है कि इमरान खान मफाहमत क्या चाहते हैं जी। रात फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान ने अपने एक्स अकाउंट से होने वाले ज़ाती हमलों की मजम्मत की। इमरान खान से जब मुलाकात होगी तो उनको बोलूँगा कि अपना एक्स अकाउंट पाकिस्तान लेकर आएँ। जब पाकिस्तान से कंट्रोल होगा तो इसकी ज़ुबान और ज़ाती हमला कंट्रोल होंगे, तो इससे सियासी दर्जा हरारत जो है वो नीचे आएगा। अब इसके अंदर ना एक मेरी जब तहरीक इंसाफ में जो सेकंड टियर में कुछ लोग हैं, इनसे जब मेरी बात हुई तो वो ये बताते हैं कि ट्विटर इनका जब बाहर से ऑपरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। और ऑब्वियसली जो लोग इसको चला रहे हैं वहाँ से जो पैगामात दिए जाते हैं वो ऑब्वियसली फ्रंट फुट पर आकर और एग्रेसिव एक बयानिया है। तो फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि इमरान खान इस एक्स का अकाउंट का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान में शख्सियात को दें, यानी यहाँ से जो पैगाम जाएगा वो फ़िल्टर होकर जाएगा और बाहर जो पैगाम है उसमें फ़िल्टर लगा नहीं हुआ और जो वो लिखते हैं उसका एक रिएक्शन आता है। तो इसके ऊपर इमरान खान को बाकायदा तौर पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मैं ब्रीफ करूँगा। फिर दूसरी वो बात वो ये करते हैं कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट से कोई झगड़ा नहीं है, हमारी सबसे बड़ी गलती इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म करना था। जब आपका बराह रास्त राब्ता ख़त्म हुआ, मोहसिन नकवी और मलिक अहमद खान का राब्ता रह गया और फिर इसके बाद लड़ाई बढ़ गई। अब ये कौन बातें कर रहा है? फवाद चौधरी साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि फवाद चौधरी साहब जब ये कहते हैं ना कि हमारा कोई फड्डा नहीं है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और इन्हें बाकायदा तौर पर इमरान खान ऑन कर चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि रिचर्ड ग्रैनल की ट्वीट पर कि बड़ी ज़्यादती होगी कि अगर हम अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान में मुदाखलत को यहाँ आज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाने से मिलाएं। अगर ये बात करने लग जाएंगे तो फिर पाकिस्तान, फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कैसे आवाज़ उठाएंगे? फिर क्या इसको भी मुदाखलत कहेंगे आप? और ये सवाल उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए छोड़कर वो गए अपने इस इंटरव्यू में। अब मैं फिर आपको ना एक और ख़बर भी दे देता हूँ और ये नून लीग की सियासी दहशतगर्दी है, यतीम लीग की सियासी दहशतगर्दी। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से कुछ बातें कही हैं। वो ये कहते हैं कि कौन सा सियासी लीडर है जो जेल में जाकर मकबूल नहीं हुआ? पार्टी नवाज शरीफ की है और इक़्तिदार में है। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं तो जिम्मेदारी भी जनाब आप पर आयद होगी। आज जिस तरह हुकूमत चल रही है ये मामलात मेरी समझ से बालातर हैं। सरकार हुकूमत हो तो चले ना, यहाँ पर हुकूमत का होना, जमहूरी हुकूमत का होना, एक चेक एंड बैलेंस का होना तभी मुमकिन है कि जब आवाम की पॉपुलर जमात या पॉपुलर फैसले से बनाई गई हुकूमत इक़्तिदार के अंदर हो। जब आप कठपुतलियों को बैठाएंगे तो फैसले फिर वो नहीं करते। इस हुकूमत के पास इतना मैंडेट नहीं है कि वो इमरान खान के साथ जाकर टेबल पर बैठकर बात कर सके। इसके लिए भी इनको इजाज़त लेना पड़ती है और इसमें मुतादिद दफ़ा ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त लेना बड़ा ज़रूरी है और जब तक वहाँ से सवाल जो हम उनके सामने रखेंगे इसका जवाब नहीं आता, ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते।
शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हैं, अल्लाह करे कि वो मुल्क के लिए सोच रहे हों, लेकिन लगता नहीं। अदलिया भी और इस्टेब्लिशमेंट भी इस मुल्क में हिस्सेदार है। मसाइल का हल निकालना है तो सबको एक जगह बैठकर बात करना होगी। मुल्क इमरान खान से भी नहीं चलता, उन्होंने भी 4 साल गुजारे हैं। मुल्क को आगे कैसे चलाना है, इसके लिए सबको बैठकर बात करने की जरूरत है। मैं आपको ना यहाँ एक लम्हे के लिए रोकूंगा और सवाल ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौन सा कोई रस्तू की लड़ी में से हैं, या बहुत बड़े मईशतदान हैं, या साइंसदान हैं। इनकी भी हुकूमत थी, इन्होंने कौन से तीर मारे जो ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने 4 साल। सर, इमरान खान को तो चलने नहीं दिया गया। जिस दिन से उन्होंने हुकूमत संभाली, जनरल बाजवा साहब जो थे वो हुकूमत करना चाहते थे, उन्होंने साजिशें शुरू कर दी और इमरान खान एक तरह से विक्टिम बने जनरल बाजवा की साजिशों के। अगर आप 4 साल की बात करें ना, 3.5 बरस की हुकूमत थी, 4 साल की नहीं थी। और इन 3.5 बरसों में ऑलमोस्ट इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के पास जाना पसंद किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी तुम्हारी हुकूमत, मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ आवाम के पास और जो वो फैसला करेंगे हमें उससे कबूल करना होगा। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि जनरल बाजवा साहब बचा लो, आपको एक्सटेंशन चाहिए, सरकार आपको ताहयात हम एक्सटेंशन देते हैं, लेकिन मुझे आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। ऐसी बात नहीं हुई। इमरान खान ने ऐलान किया था, असम्बलियाँ डिसॉल्व की थी और फिर उसके बाद क्या किया था, खान साहब तो चले गए थे, लेकिन आप लोगों ने इमरान खान को कहा नहीं, तुम्हारे खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद आएगी और फिर हम तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म करेंगे, कुछ और लोगों को लाकर बैठाएंगे और फिर ये हुकूमत चलेगी। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौम को वो सबक पढ़ाएं जो इन्होंने पढ़ा नहीं है। ये सबक इनको हासिल हो चुका है, ये पढ़ चुके हैं, इसे देख चुके हैं। और जो सबक जनरल बाजवा ने लिखा था, इनको मालूम है कि जनरल बाजवा किस किस्म की सियासत कर रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ से मिलूंगा या इमरान खान से, यही कहूंगा कि मसाइल का हल निकालें, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और हल निकालें, मुल्क कैसे आगे चलना है। बदकिस्मती से मुल्क में कोई कानून नहीं है, कमज़ोर हुकूमतें हैं, आवाम से डरी हुई हैं। क्या लोगों का हक नहीं है कि बैठकर बात कर सकें? जो लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं उन पर 780 लगाकर आप उन्हें बंद कर दें। पुरअमन एहतजाज करने वालों पर सियासी दहशतगर्दी की जा रही है। हर आदमी जानता है कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, आइन टूट गया और किसी को कोई फिक्र नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है कि आइन पसंद नहीं तो पूरा दस्तूर ही बदल डालें। देख लें कि जहां फायदा नजर आया 26वीं आईनी तरमीम आप लोगों ने कर ली। नून लीग मुज़ाकरात के रास्ते में भी रुकावट बनी हुई है और तलाल चौधरी साहब ने कुछ बातें कही। उससे पहले व्यूअर्स, एक सवाल ये है कि ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं ना, जो इन्होंने ये पूरा जो राग अलापा सब मिलकर बैठे, भाईचारे से आगे चलें। सर, मसला इस मुल्क के अंदर ये है कि सारे मिलकर ना एक कौमी हुकूमत का खेल खेलने लगे हैं। आप उठाकर इनकी बातें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, किसी एक जुमले से आपको लग रहा है कि ये चाहते हैं कि अदलिया भी बैठे, इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, इमरान खान भी बैठे, नवाज शरीफ भी बैठे, शहबाज शरीफ भी बैठे और सारे मिलकर मसले का हल निकालें, यानी कौमी हुकूमत बनाएं और अपनी अना को साइड पर रखें। ये पैगाम है जो इन्होंने दिया है। अब बात कर लेते हैं जी कि तलाल चौधरी साहब जो सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। तलाल चौधरी साहब ये कहते हैं कि पीटीआई जहन में रखे कि किसी किस्म का एनआरओ डिस्कस नहीं होगा, बातचीत किसी जात और केसेस से मुतल्लिक नहीं हो सकती, कोई एनआरओ, कोई माफी नहीं मिलेगी, हमें कोई बातचीत से नहीं रोक रहा और ना कोई रोकेगा। तो सर, अगर आप में इतनी हिम्मत है ना, कोई आपको रोक नहीं रहा, तो फिर जाकर आप ना ख्वाजा आसिफ अपने बुजुर्ग सियासतदान जो है आपकी जमात के, उनसे पूछ लें कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों जारी की कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बच्चे बच्चे को तलाल साहब पता है कि इस मुल्क के अंदर 2 ही स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे निज़ाम के। एक इमरान खान जो जेल में बैठकर टार्जन बन गया और हर गुजरते दिन के साथ अब आपको पता चलेगा कि वो कितना ताकतवर है, और जो ताकतवर थे अब उन्हें अपनी ताकत के ऊपर शक होना शुरू हो गया, क्योंकि उससे बड़ा जो ताकतवर है वो जेल में है, और उससे बड़ा ताकतवर, इस पूरे निज़ाम से बड़ा ताकतवर जो इस निज़ाम के अंदर अपने किरदारों के जरिए हमेशा किरदार अदा करता रहा, अमेरिका से पैगाम आएगा और फिर आप क्या करेंगे? आप लेटेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, यस सर करेंगे, सल्यूट मारेंगे, क्या करेंगे? ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और फिर आपको जाते जाते ये भी खबर दे दें कि अब जजेस का दिमागी टेस्ट भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के रूल्स का मुजवजा ड्राफ्ट जो है वो पब्लिक कर दिया है, और जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार इन रूल्स में तय किए गए हैं। रूल्स को हतमी मंजूरी 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन के इजलास में दी जाएगी, और ड्राफ्ट के मुताबिक आइंदा से हाई कोर्ट जज की तैनाती के लिए मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट लाजिम होंगे।
जिसमें फिजिकल और ज़हनी सलाहियत का जायज़ा इसमें शामिल है। यानी अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जज नहीं बन सकता। अब जजेस के दिमाग को भी चेक किया जाएगा। ये आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो हमने आपको नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकते हैं, सवालात भेजें, हम इसे प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।